बहुत समय पहले समुद्र और पर्वतों से घिरे एक राज्य में एक भव्य और स्वर्णिम महल खड़ा था। इस महल की ऊंची दीवारें बादलों को छूती और उसके बुर्जों से सूरज की किरणें इस तरह चमकती कि पूरा राज्य उज्जवल हो जाता। महल के भीतर रानी और राजा के साथ उनकी इकलौती पुत्री रहती थी, राजकुमारी रत्नप्रभा। रत्नप्रभा नाम की यह राजकुमारी जितनी मोहक थी उतनी ही असामान्य भी। उसका चेहरा चांद की तरह गोल था, आंखें कमल जैसी गहरी और मुस्कान ऐसी कि कोई भी पल भर में मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन उसका शरीर विशालकाय था। जब वह चलती तो जमीन कांप उठती और उसके कदमों की आवाज महल की दीवारों से गूंजती। जनता उसकी सुंदरता को सराहती, पर साथ ही उसकी देह पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटती। लोग कहते, यह राजकुमारी तो एक पहाड़ जैसी है। कभी कोई उसकी चाल पर हंसी उड़ाता तो कोई उसके बैठने के ढंग पर। बचपन से ही रत्नप्रभा को इन तानों को सहना पड़ा, लेकिन उसकी माँ अक्सर उसे गले लगाकर कहती, बेटी, असली सौंदर्य आंखों में नहीं, हृदय में होता है। याद रखो, किसी दिन ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो तुम्हारी आत्मा की चमक देखेगा। रत्नप्रभा यह सुनकर चुप हो जाती, मगर भीतर ही भीतर वह टूटने लगी थी। वर्ष बीते, राजकुमारी युवावस्था में पहुंची। उसकी उम्र ऐसी हो गई थी कि अब दरबार में उसकी शादी की बातें उठने लगी। राजा और रानी चिंतित रहने लगे। राजा ने चारों दिशाओं में संदेश भेजा, जो भी राजकुमार हमारी पुत्री से विवाह करेगा उसे आधा राज्य और अपार खजाना प्रदान किया जाएगा। संदेश सुनते ही अनेक पड़ोसी राज्यों के राजकुमार आए। कुछ तो खजाने के लोभ में पहुंचे, कुछ आधे राज्य के स्वप्न में। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को देखा, हंसी और उपहास शुरू हो गया। एक ने कहा, अगर यह घोड़े पर बैठेगी तो बेचारे घोड़े के पांव चूर चूर हो जाएंगे। दूसरा बोला, हमारे महल के दरवाजों से तो इसका शरीर भीतर ही न जा पाएगा। तीसरे ने व्यंग्य किया, इससे विवाह करना मानो बोझ ढोने जैसा होगा। राजकुमारी का हृदय हर बार इन वचनों से घायल होता। उसने कई रातें आंसुओं में बिताई। कभी कभी तो वह सोचती, क्यों न इस जीवन का अंत कर दूं, पर उसकी माँ का स्नेह उसे संभाल लेता। राजा धीरे धीरे अपनी पुत्री के प्रति कठोर होते चले गए। उन्हें लगता था कि रत्नप्रभा के कारण पूरा राज्य उपहास का पात्र बन गया है। आखिरकार उन्होंने एक अजीब और निर्दयी निर्णय लिया। उन्होंने कारीगरों को बुलवाकर एक नया महल बनवाया, पंचमहाल। यह महल 5 दरवाजों से घिरा था और हर दरवाजा रहस्यमयी ताले और जादुई पहेलियों से बंद था। जब पंचमहाल तैयार हो गया, राजा ने अपनी पुत्री को वहीं कैद कर दिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुमने इस वंश को शर्मिंदा किया है, अब तुम यहीं रहोगी, ताकि न कोई तुम्हें देख सके और न राज्य पर हंसी हो। रत्नप्रभा यह सुनकर अवाक रह गई। उसका अपना पिता, जिसे वह आदर्श मानती थी, अब उसे अपमान की जड़ मान रहा था। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। उस दिन से वह पंचमहाल के भीतर अकेली रहने लगी। उसके साथ ही केवल उसकी परछाई, चांद और तारे थे। इसी दौरान राज्य में एक प्रसिद्ध जादूगर आया, मंत्र विनोद। उसकी पत्नी सुगंधा हमेशा उसके साथ रहती। दोनों नगर नगर घूमकर अपने जादू का प्रदर्शन करते। कभी वे हवा में उड़ते, कभी खाली टोकरी से कबूतर निकाल देते, तो कभी लोगों को क्षण भर में गायब कर दिखाते। नगरवासी उनके करतब देखकर दंग रह जाते और उनकी ख्याति तेजी से फैलने लगी। रत्नप्रभा पंचमहाल में अकेली अपनी उदासी से लड़ रही थी, जबकि दूसरी ओर मंत्र विनोद और उसकी पत्नी सुगंधा की ख्याति महल तक पहुंची। राजा ने उन्हें बुलवाया और दरबार में जादू देखने की इच्छा जताई। मंत्र विनोद ने सबके सामने अपनी पत्नी को मंत्रोच्चार करके एक तोते में बदल दिया। वह तोता उड़ता हुआ गायब हो गया और फिर सबकी हैरानी के बीच सुगंधा पंचमहाल के भीतर से निकल आई। राजा और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने प्रसन्न होकर जादूगर को शाही जादूगर नियुक्त कर लिया। यही तो मंत्र विनोद चाहता था, क्योंकि उसकी निगाहें पंचमहाल के रहस्यों पर थीं। दिन में वह दरबार को अपने खेलों से आनंदित करता, पर रात को सुगंधा के साथ पंचमहाल के द्वारों की ओर बढ़ जाता। पहला दरवाजा उसने जादू से खोलने की कोशिश की, पर असफल रहा। दरवाजे पर लिखी पहेली ने उसे सोचने पर मजबूर किया। बहुत सोचने के बाद उसे उत्तर मिला। समय उत्तर मिलते ही दरवाजा खुल गया। भीतर और रहस्य थे। दूसरे दरवाजे पर एक और पहेली थी जो हृदय की पवित्रता को परखती थी। मंत्र विनोद ने छल करने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। सुगंधा ने सच्चाई से उत्तर दिया और द्वार ने उसे मान्यता दी। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते गए। अंदर रत्नप्रभा अपने आंसुओं में डूबी थी। जब उसने सुगंधा को देखा तो पहली बार उसके भीतर आशा की किरण जगी। सुगंधा ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुम्हारी पीड़ा का अंत अब निकट है। जब मंत्र विनोद अंतिम द्वार तक पहुंचा तो उसने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर खजाने और शक्ति की लालसा में मंत्र पढ़े।
लेकिन द्वार नहीं खुला। अचानक कक्ष में प्रकाश फैला और रत्नप्रभा सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर भीतर से दृढ़ता भी थी। उसने शांत स्वर में कहा, इन दरवाजों का रहस्य लालच से नहीं, प्रेम और करुणा से खुलता है। उसने अपने हृदय से प्रार्थना की और अंतिम द्वार अपने आप खुल गया। उसके भीतर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक अद्भुत दर्पण था जिसमें हर व्यक्ति का असली रूप दिखाई देता था। मंत्र विनोद ने उसमें देखा तो उसका चेहरा विकृत और अंधकारमय दिखा। वह भयभीत हो उठा। सुगंधा ने देखा तो उसका चेहरा निर्मल और शांत था। रत्नप्रभा ने जब दर्पण देखा तो पहली बार उसने स्वयं को अपूर्ण नहीं बल्कि उज्जवल देखा। उसके मोटे शरीर के पीछे छिपी आत्मा की चमक उजागर हो गई। महल के द्वार गूंज उठे और कैद का जादू टूट गया। दरबार और जनता ने यह चमत्कार देखा। राजा स्तब्ध था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपनी पुत्री के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बेटी, मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हें कैद कर दिया, पर अब समझ आया कि सच्चा सौंदर्य हृदय का होता है। रत्नप्रभा ने आंसुओं से भीगी मुस्कान के साथ पिता को क्षमा कर दिया। मंत्र विनोद और उसकी पत्नी को राज्य से विदा कर दिया गया। सुगंधा ने रत्नप्रभा से विदा लेते हुए कहा, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। समय बीतता गया। धीरे धीरे पूरे राज्य में रत्नप्रभा की दयालुता और न्यायप्रियता के किस्से फैल गए। जब वह सिंहासन पर बैठी तो लोगों ने जाना कि जिस रूप पर वे हंसते थे, उसी रूप के भीतर सबसे सुंदर आत्मा छिपी थी। अब कोई उसका उपहास नहीं करता था, सब उसे देवी स्वरूप मानते। पंचमहाल आज भी खड़ा है, पर उसके द्वार अब किसी के लिए नहीं खुलते। कहते हैं कि वे द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलते हैं जिनके हृदय में सच्चाई और करुणा बसती है। और रत्नप्रभा की कहानी यह संदेश देती है कि सौंदर्य कभी शरीर में नहीं, हमेशा आत्मा में होता है।